हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अभी पिछली क्लासेस में जो हमने आयरन कार्बन सिस्टम के माइक्रो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स स्टडी कर लिए थे। इन माइक्रो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स में हमने बहुत सारे फेसेस देखे, क्या क्या माइक्रो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, परलाइट, बेनाइट, है ना। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन इसमें हमने देखे थे, जो हमने पढ़े थे उसमें परलाइट, सोरबाइट और ट्रूसाइट, ये जो तीन माइक्रो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये जो तीन माइक्रो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है लगभग एक ही एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो जो भी बनते हैं वो फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस होता है, हालांकि नाम अलग अलग दिए गए हैं, नाम अलग अलग देने का क्या कारण है, उसका कारण ये है कि अलग अलग तरह से उसमें जो फेराइट और सीमेंटाइट का परसेंटेज ऐड होता है, और उसके साथ साथ उसका जो डेंसिटी है अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग आती है हर एक कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स में। तो ये क्यों ऐसा डिफरेंशिएट किया गया है, ये हम इसमें समझेंगे इस डायग्राम से, या इस टॉपिक में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 कि परलाइट, सोरबाइट एंड ट्रूसाइट ऑल आर दी फेराइट सीमेंटाइट मिक्सचर। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ये सारे जो हैं, ये जितने भी कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, फेराइट और सीमेंटाइट का एक जर्नल मिक्सचर होता है। फेराइट और सीमेंटाइट जब हम मिलाते हैं या मिलता है तो क्या बनता है, परलाइट, सोरबाइट या ट्रूसाइट जनरेट होता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि इनके बीच में जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर, उसका क्या प्रोपोर्शन है, किस रेट ऑफ कूलिंग की वजह से अलग अलग ये नाम दिए गए हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ऑल दी थ्री हैविंग अ लेमिनार स्ट्रक्चर। लेमिनार स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था, लेमिनार का मतलब होता है ऑल्टरनेट लेयर्स तरह की बनती है, फेराइट सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट, इस तरह की ऑल्टरनेट। ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेट लेयर्स बनती है, इन्हीं को कहा जाता है लेमिनार स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक लेयर जैसा बनता है, इसको कहते हैं लेमिनार स्ट्रक्चर। एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर इन द यूटेक्टॉइड स्टील ओनली बाय देयर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। इसका मतलब ये है कि जब ये सारी चीजें बनती है, तो परलाइट, सोरबाइट या ट्रूसाइट जो बनते हैं वो स्टील के अंदर बनते हैं। जो स्टील वाला पार्ट है हमारा आयरन कार्बन डायग्राम में, 0% से लेकर के 2% कार्बन के बीच में ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं वर्टिकल लाइन में। अगर हम इसमें मूव करते हैं वर्टिकली, तो एक वर्टिकल लाइन में आपको देखने को मिलते हैं। बस हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इनको डिफरेंशिएट करने का बस तरीका ये है कि ये क्या होते हैं, अलग अलग रेट ऑफ कूलिंग की वजह से जनरेट होते हैं। हम किसी चीज में हाई रेट ऑफ कूलिंग करते हैं, किसी में स्लो कूल करते हैं, और किसी में रैपिड कूलिंग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी देते हैं। कई बार आपको फेराइट और फेराइट और सीमेंटाइट इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे, कई बार फेराइट कम हो जाएगा, ठीक है, कई बार सीमेंटाइट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स जनरेट होकर के इसमें आते हैं। The lower the decomposition temperature, the higher the degree of supercooling, the more dispersed फेराइट सीमेंटाइट मिक्सचर विल बी। इसका मतलब ये है, जितना टेम्परेचर नीचे होगा, ये वर्टिकल लाइन में नीचे टेम्परेचर पे ये जनरेट होगा, तो ये क्या बनेगा, ये जो रहेंगे डिस्पर्स कंडीशन बनेंगे। डिस्पर्स कंडीशन का मतलब होता है फेराइट और सीमेंटाइट जो रहेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, ये आपस में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट शेप में नहीं होंगे और डिस्पर्स्ड कंडीशन में रहेंगे। तो फेराइट और सीमेंटाइट का जो मिक्सचर है वो कैसा रहेगा, डिस्पर्स्ड कंडीशन में रहेगा, लोअर टेम्परेचर में। यहाँ पे लिखा हुआ परलाइट इज ऑब्टेन्ड एट अ लोअर डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, मतलब नीचे जो रहेगा, जब हम क्या करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे, तो ये क्या मिलेगा हमको, वहां पे परलाइट जनरेट होता है। स्लो कूलिंग करते हैं, या डिग्री ऑफ कूलिंग जब स्लो होती है, तब उसको हम क्या करते हैं, वहां पे परलाइट जनरेट होता है। सोरबाइट इज ऑब्टेन्ड एट हायर डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, जब डिग्री ऑफ कूलिंग हाई होगी तब हमें सोरबाइट जनरेट होगा। तो आपको इसी समझ में आ गई, परलाइट, सोरबाइट, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं सिर्फ डिफरेंशिएट किसकी वजह से हो रहे हैं, डिग्री ऑफ कूलिंग की वजह से। और उस डिग्री ऑफ कूलिंग की वजह से क्या होते हैं, फेराइट और सीमेंटाइट का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है, या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, एट सब क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज द रीजन ऑफ 500 to 550 डिग्री सेल्सियस ट्रूसाइट एंड इवन मोर डिस्पर्स मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। ये जो ट्रूसाइट होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस आपका परलाइट, सोरबाइट और सीमेंटाइट से, क्योंकि ये क्या होता है, सब क्रिटिकल टेम्परेचर के रीजन में बनता है, जहां पे 500 to 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जनरेट होता है, और ये बहुत ज्यादा डिस्पर्स कंडीशन में होता है। तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमको बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ट्रूसाइट इज ऑब्जर्व्ड एज अ डार्क मास बिकॉज द फेराइट सीमेंटाइट पार्टिकल कैन नॉट बी रिजॉल्व। इसका मतलब होता है, रिजॉल्व का मतलब होता है हम अलग अलग उसको नहीं डिफरेंशिएट करके देख सकते। अगर हम क्या करते हैं, ये परलाइट को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, सोरबाइट को माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब इसमें लेंस लगा होता है,
ऑप्टिकल मींस लेंस वाला माइक्रोस्कोप। अगर आप इसमें लेंस वाले माइक्रोस्कोप से परलाइट को देख सकते हो, सोरबाइट को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ट्रू साइट को नहीं देख पाते, क्योंकि ट्रू साइट जो होता है वो एक डार्क स्ट्रक्चर की तरह देखने को मिलता है। हम क्यों नहीं देख पाते उसको? क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व का मतलब होता है हम फेराइट और सीमेंटाइट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, कहाँ पे फेराइट है और कहाँ पे सीमेंटाइट है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जब हमें ट्रू साइट को देखना है, ट्रू साइट को देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको और गहराई से व्यू करते हैं, जहां पे हमें वहां पे फेराइट और सीमेंटाइट के पार्टिकल्स को हम अलग अलग तरह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। दस अनलाइक परलाइट ट्रू साइट, अनलाइक परलाइट ट्रू साइट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। ये भी चीज लिखी हुई है कि हम उसको अलग अलग नहीं देख सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो एक जैसा लगता है। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, तब हमको क्या होता है, सफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं, फेराइट और सीमेंटाइट के पार्टिकल्स को अलग अलग विजिबली देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन था या डिफरेंस था क्या परलाइट, सोरबाइट और ट्रू साइट के बीच में। ये सिर्फ ये रहता है कि ये सारे जो है फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर्स होते हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि डिग्री ऑफ कूलिंग, मतलब किस रेट पे कूलिंग कर रहे हैं, किस रेंज पे कूलिंग हो रही है, उसकी वजह से उसमें अलग अलग फेराइट सीमेंटाइट का जो भी बीच का जो डिस्टेंस है या कह सकते हैं कॉम्पैक्टनेस जो है वो ये कम या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग तरह से। बाकी तीनों चीजें सेम है, फेराइट और सीमेंटाइट का ही मिक्सचर है ये, परलाइट, सोरबाइट और ट्रू साइट। और एक वर्टिकल स्टील वाला जो पार्ट होता है आयरन कार्बन डायग्राम में, उसमें ये जनरेट होकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गया कौन सा, कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स। आयरन कार्बन सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर जितने थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमको बेसिकली पढ़ना आयरन कार्बन सिस्टम को स्टडी करना है कि उस आयरन कार्बन सिस्टम में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं।